तरक्की पजीर ममालिक का सबसे बड़ा अलमिया ही यही है कि इदारे ओवरलैप कर जाते हैं। वहाँ पे बुनियादी इदारे भी अपने एम्बिट में रहकर काम नहीं करते बल्कि ओवर स्टेपिंग करते हैं, और उस ओवर स्टेपिंग की वजह से लोग यानी रियाया आम लोग महरूम रह जाते हैं उन आसाइशों से, उन ज़रूरियात से जिनके लिए वो इदारे मार्ज़ वजूद में आए होते हैं, और वो मकासद पूरे नहीं कर पाते। पाकिस्तान के साथ भी यही है कि जिस इदारे का काम एग्जेक्टिव का है उस इदारे ने कोई और काम सौंप रखा है अपने ऊपर। जिस इदारे का काम इंसाफ का है वो कहीं ना कहीं इंसाफ को कंप्रोमाइज़ करके एग्जेक्टिव के मामलात में घुस जाता है, और फिर अल्टीमेटली मसाइल पैदा हो जाते हैं। ये मैं बात आज की नहीं कर रहा, पाकिस्तान की तारीख़ की बात कर रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है ऐसे फ़ैसले हुए हैं, ऐसे इंतज़ामी उमूर में मदाखलत हुई है अदालतों की जानिब से कि अदालतें भी सही तरीके से काम नहीं कर रही थीं, और इंतज़ामिया तो डेफिनेटली मुतासर थी। और सबसे पहले मौलवी तमीज़ुद्दीन केस ही हमारे सामने आता है। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में जिस तरीके से जस्टिस मुनीर ने नज़रिया ज़रूरत पैदा किया और उसकी बुनियाद पर जस्टिफ़ाई किया कि कोई भी हेड ऑफ़ स्टेट चाहे वो अख्तियारात नहीं रखता लेकिन वो अख्तियारात रखता है, और फिर वो हक बजाना है, मुल्क की हालात ऐसे है कि वो ऐसा फ़ैसला ले ले जिससे हुकूमत को चलता कर सके और लेजिस्लेचर को भी वो डिज़ोल्व कर सके। ये दिन और आज का दिन सब कुछ पाकिस्तान में हर चंद साल बाद रिपीट हो रहा होता है, और इतना रिपीट होता है कि पाकिस्तान में यूँ लगता है कि जैसे जमहूरियत चल ही नहीं सकती। ये कंट्री, ये मुल्क जमहूरियत के लिए बना ही नहीं है। आज का मेरा मौजू भी यही है कि ऐसा क्यों है और इससे कैसे बचा जा सकता है। मैं हूँ रज़ा खरल और आप देख रहे हैं रज़ा खरल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपकी मेहरबानी होगी, इससे मुझे हौसला मिलेगा और मैं आगे रिसर्च वगैरह करता रहूँगा। हामिद खान की किताब, हामिद खान वही हामिद खान जो आजकल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में अच्छे लिखारी और मुसन्निफ़, की किताब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है कि कैसे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ख़राब होते रहे। इस तरह पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान खालिद बिन सईद की किताबें और भी मेरे नज़दीक हसन अस्करी रिजवी साहब की किताबें भी पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। आयशा जलाल की किताब भी पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर है, उसको भी पढ़ना चाहिए। पाकिस्तान ने ये इनहेरिट कहाँ से कर लिया? 1935 के एक्ट में ऐसे हुक्म थे जो उनको चेंज नहीं किया कि हेड ऑफ़ स्टेट जो गवर्नर जनरल है वो बुनियादी तौर पर तो अख्तियारात उसके पास होने नहीं चाहिए पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में, तो वो पैरेलल एक ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर का मालिक कैसे बन गया? या फिर ये कि एग्जेक्टिव में से ही किसी एक इदारे ने उनके साथ यानी गवर्नर जनरल के साथ कंस्पायर किया और उसके बिहाफ पे वज़राए आज़म को बार बार चलता करते रहे और ख़त्म करते रहे। ये स्टडी करने की बात है। पाकिस्तान में ये मामला इंतहाई पहले दिन से ही शुरू हो जाता है और फिर चलते चलते पाकिस्तान को बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ती है। 8 या 9 वज़राए आज़म चंद सालों के अरसे में बदलते रहे, जाते रहे, आते रहे, और इस तरह स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ पाकिस्तान में ना रही, यहाँ तक कि अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ डिक्लेयर हो गया 7 अक्टूबर को, और फिर 27 अक्टूबर को दोबारा उस मार्शल लॉ के ऊपर एक मार्शल लॉ डिक्लेयर हो गया। तो तीसरा मार्शल लॉ 1959-69 को हुआ, और वो एक आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी में मार्शल लॉज रहे हैं, यानी 1958 से लेकर 1971 तक, फॉल ऑफ ढाका तक ये लगातार मार्शल लॉज रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। बदलते रहे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स, एक बार तो अयूब खान ही रहे 2 बार, और फिर एक बार याह्या खान आ गए, और इस तरह से होता रहा। और फिर उसके बाद मार्शल लॉज, फिर मार्शल लॉ, फिर मार्शल लॉ, और इस तरह ये। और फिर जो इंतज़ामिया बनी भी यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी भी मोहम्मद खान जुनेजो की, तो उस वक्त आइन में एक तरमीम करा के ज़ियाउल हक ने 58(2) भी ऐसी शामिल करवाई कि उसने 88 से लेकर 96 तक सारी हुकूमतों को चलता किया 58(2) के तहत। और फिर उसके बाद का जो दौरानिया है वो आपके सामने है कि उसके बाद हुकूमतें तो मुद्दत पूरी करती रही, यानी लेजिस्लेचर तो करती रही 2002 से 2007 तक,
2008 से 2013 तक, 2013 से लेकर 18 तक, 18 से लेकर 23-24 तक ये हुकूमतें थीं। एक ही सियासी जमात या दो सियासी जमातें जिस तरह आखिरी हो गया वो हो गई, लेकिन स्टेबिलिटी फिर भी नहीं है। इंटरफेरेंस फिर भी हम सुनते रहे, मुख्तलिफ औकात में ये होता रहा। इसको रोकने का कोई तरीका और उपाय होना चाहिए। ये जुडिशल रिफॉर्म से एक तरह से एक रास्ता बना सकती हैं, बता सकती हैं, सलूशन दे सकती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ को हल करती रहें, टैकल करती रहें, और दीगर मामलात ज़िंदगी यानी जस्टिस सिस्टम अपनी जगह पे कायम हो, वो डिरेल ना हो या वो मुतासर ना हो या उसका वक्त का ज़िया ना हो। ये वो चीज़ें हैं, अगर ये पाकिस्तान में हो जाती हैं तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। इसके अलावा भी जिस तरह से बताया जा रहा है इस जुडिशल पैकेज में या जुडिशल अमेंडमेंट के या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के पैकेज में और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। अगर वो बेहतरी के लिए हैं तो होनी चाहिए, और अगर वो बेहतरी के लिए नहीं तो उन पर डिबेट होनी चाहिए। डिबेट पार्लियामेंट के अंदर भी होनी चाहिए और बाहर भी होनी चाहिए। और सबसे पहले तो ये कि हुकूमत को ये बताना चाहिए कि ये क्या मसवदा है। अभी तक जो मसवदा है वो वेरीफाइड नहीं है, सेक्शन नहीं है। ऐसे लगता है कि जैसे हो सकता है कि आखिरी वक्त में मसवदा कोई और हो और अब कोई मसवदा और दिखाया जा रहा हो जिस पे बहस मुबासा हो रहा। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ काफ़ी दिलचस्प हैं, और बहुत सारी ऐसी तजावीज़ हैं जो एक तरह से हुकूमत के उसी मुजवज़ा मसवदे से एग्री करता नज़र आता है, करीब तरीन है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर इदारे या स्टेक होल्डर्स को भी अब सामने आना चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसमें पूरी तरह हिस्सा लेना चाहिए। चाहे इन्हें रद्द करें, लेकिन कम अज़ कम इनकी डिबेट तो पूरी तरह हो कि क्या करना चाहते हैं, क्या होना चाहता है। अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिससे उनकी अपोजिशन वाज़े नज़र आती हो। उनके एहतजाज, जुलूस वगैरह वगैरह उनका ड्रॉप्स इन अब हो चुका, अब आगे कुछ नहीं होने वाला। पुराने वो कहते हैं ना, पुराने रेट पे ही काम करना पड़ेगा, कोई नया नहीं माना जा रहा, और यूँ लगता है कि आगे भी नहीं माना जाएगा। तो मेरे नज़दीक ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें अगर शामिल होती है और इसके प्रॉज एंड कॉन्स, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि हामिद खान इतने बड़े पाकिस्तान के लॉयर हैं, लीगल फ्रेटर्निटी के एक तरह के बड़े गुरु समझे जाते हैं, और फिर इतनी कुतब के वो मुसन्निफ़ भी हैं, और उनकी रहनुमाई लेनी चाहिए और उनको भी खुल के डिबेट करनी चाहिए कि क्यों ना इन तजावीज़ को। ये थोड़ा है, लेकिन दूसरा एंगल भी एक है कि जिसको हामिद खान साहब को भी देखने की ज़रूरत है, और वो एंगल है कि कैसे एक सीनियर लॉयर के मुकदमात लग जाते हैं सबसे पहले और फ़ौरन, जबकि दीगर वकला और दीगर लोग इंतज़ार करते रह जाते हैं। तो ये पिक एंड चूज़ का सिस्टम भी ख़त्म होना चाहिए। एक पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम हो कि जो पिटिशन दायर हो वो पिटिशन अपने वक्त पे लगे, और जो पहले दायर हो वो पहले लगे, जो बाद में दायर हो वो बाद में लगे, तब जाके मामला सीधे होंगे। अदरवाइज़ ये ऐसा ही रहेगा। और फिर ये है कि जो जुडिशरी के दीगर हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, लॉयर्स हैं, वो उनको भी मेहनत करके आगे काम करने का मौका मिलेगा, और जो काम कर चुके, मेहनत कर चुके हैं और बड़ा बड़ा नाम कमा चुके हैं, तो फिर उनकी हम एक्सपर्टीज़ का कहते हैं कि देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में डेफिनेटली वहाँ एक नया टेस्ट होगा सबके लिए। ये जो हर कोई छुप जाता है ना कि मुझे आइन बहुत आता है और मैं आइनी माहिर हूँ, उनका पता चल जाएगा, और फिर तय होना चाहिए, लाइव जारी चाहिए कार्रवाई भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में भी, कि क्या आर्ग्यूमेंट्स आते हैं और क्या आर्ग्यूमेंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, कितनी तैयारी है और कौन सा सॉलिड है कौन सॉलिड नहीं है, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अदरवाइज़ तो ये ऐसे ही है कि जैसे पहले हम एफ़र्ट करते रहें, अमेंडमेंट्स करते रहें, और ये भी अमेंडमेंट्स एक आ जाएगी, और इस पे जो इतना वक्त और पैसा खर्च होगा या हो रहा है, वो पैसा भी ज़ाया चला जाएगा अगर वो आवाम की फ़लाह के लिए कुछ ना कर सके, कुछ ना हो सका उनके लिए। तो वस्सलाम, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपकी नवाज़िश होगी, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़।